तो कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो आपने पहले कई बार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाम सुना होगा और उसका मतलब है कि जो एनर्जी है वो ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, पर वो डिफरेंट फॉर्म्स ले सकती है। और कुछ वैसा ही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है, जो कहता है in an isolated system the total momentum of the system remains constant or conserved। तो पहले हम देखते हैं कि ये सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम को हम सिंपलर टर्म्स में बोल सकते हैं कि वो होता है पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स का कोई भी एक कन्फाइंड स्पेस, यूनिवर्स का कोई भी एक स्पेस अगर आप उस पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो वो आपका सिस्टम बन जाएगा। जैसे कि अगर आप एक रूम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो रूम आपका सिस्टम बन जाएगा। और सिस्टम को छोड़ के जो भी यूनिवर्स का पार्ट रहेगा वो आपका हो जाएगा सराउंडिंग। तो हो जाएगा सराउंडिंग। तो इस सिस्टम के काफ़ी टाइप्स है, लेकिन आज जिस टाइप से हम कंसर्न्ड है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जिस पर हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, मतलब हम उस सिस्टम को उसी के हाल पर छोड़ देते हैं। हम बस ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं बैठ के, हम कोई भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर रहे सिस्टम में, तो उसे हमने कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया है। इसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम होता है सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व्ड या कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास दो बॉल है। जो बॉल वन है वो पहले ही कुछ वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, जबकि बॉल टू रेस्ट पर है। और बॉल वन जो है वो बॉल टू की तरफ ही मूव कर रहा है, तो इनके बीच में एक कोलिजन होगा या टक्कर होगी। और ये सब एक्सपेरिमेंट हम आइडल केस में कर रहे हैं, तो टक्कर की वजह से जो होने वाले लॉसेस है वो सब हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब हम इस कोलिजन को बैठ के ऑब्जर्व करेंगे और हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ करेंगे। तो अभी मैंने आपके सामने 3 केसेस शो किए हैं, और जो है बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो जो इनिशियली है, बॉल वन की वेलोसिटी हम ले लेते हैं u1 वेक्टर, और बॉल टू रेस्ट पर है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और आफ्टर कोलिजन बॉल वन की वेलोसिटी हम ले लेते हैं v1 वेक्टर, और बॉल टू की वेलोसिटी ले लेते हैं v2 वेक्टर। तो बिफोर कोलिजन हमारे सिस्टम का टोटल मोमेंटम हम लेंगे पी वेक्टर, जो होगा m1 u1 वेक्टर। m1 मास ऑफ बॉल वन और u1 वेलोसिटी ऑफ बॉल वन। क्योंकि बॉल टू मूव नहीं कर रहा तो उसका मोमेंटम 0 है, तो जो हमारे सिस्टम का टोटल मोमेंटम है वो बॉल वन के मोमेंटम को ही इक्वल है। जबकि आफ्टर कोलिजन जो सिस्टम का टोटल मोमेंटम हो जाएगा उसको मैं लेता हूँ पी एफ वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर, बॉल वन का मोमेंटम प्लस बॉल टू का मोमेंटम m2 v2 वेक्टर। और कोलिजन के टाइम जो बॉल वन है वो बॉल टू पे कुछ फोर्स F लगाएगा, और हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ से पता है कि जो बॉल टू है वो भी बॉल वन पर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम फोर्स ऑन बॉल टू को ले लेते हैं F2 और फोर्स ऑन बॉल वन को ले लेते हैं F1। तो हमें क्या पता है कि जो इन दोनों का मैग्नीट्यूड है फोर्सेस का वो इक्वल है। लेकिन अगर हम इसे वेक्टर डायरेक्शन में लिखें तो हम लिखेंगे F2 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F1 वेक्टर। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है
कि जो F1 का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है F2 के डायरेक्शन को। और अब हम फोर्स की जगह पे उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो F2 वेक्टर हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल 2 वेक्टर डिवाइड बाय टाइम ड्यूरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल 1 वेक्टर डिवाइड बाय टाइम ड्यूरेशन। तो दोनों भी बॉल पर जो फोर्स है वो इक्वल टाइम के लिए एग्जर्ट हो रहा है, इसलिए हम ये टाइम कैंसिल कर सकते हैं इसमें से। तो हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाई होके हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल 2 इज इक्वल टू माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल 1 वेक्टर। और इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल 1 है वो नेगेटिव है, मतलब कि जितना मोमेंटम बॉल 1 ने लूज किया उतना ही मोमेंटम बॉल 2 ने गेन किया। और अब हम इस इक्वेशन को आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम चेंज इन मोमेंटम की जगह लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो बॉल 2 के लिए हो जाएगा फाइनल मोमेंटम m2 v2 वेक्टर माइनस 0, क्योंकि बॉल 2 इनिशियली 0 था तो उसका इनिशियल मोमेंटम 0 इज इक्वल टू बॉल 1 के लिए हम लिख सकते हैं m1 v1 वेक्टर माइनस m1 u1 वेक्टर। तो हम इस नेगेटिव साइन को हटा सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो हो जाएगा m2 v2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m1 v1 वेक्टर प्लस m1 u1 वेक्टर। हम इस नेगेटिव m1 v1 को उस तरफ ले जा सकते हैं, तो हो जाएगा m2 v2 वेक्टर प्लस m1 v1 वेक्टर इज इक्वल टू m1 u1 वेक्टर। तो अगर आप इसे देखें लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो पूरा टर्म है वो pf को इक्वल है, जो है टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। मैं इधर लिख लेता हूँ इसे साइड में, तो ये हो जाएगा pf वेक्टर। और अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो ये है हमारा पी को इक्वल पी वेक्टर को, जो है टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन। तो ये हो जाएगा पी वेक्टर। तो इससे हमें पता चल रहा है इस प्रूफ से कि जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो इक्वल है। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ करता है। और ये जो इक्वेशन है इससे हमें ये पता चल रहा है कि जितना मोमेंटम एक बॉडी लूज करेगी कोलिजन से, उतना ही मोमेंटम दूसरा बॉडी गेन करेगा। तो भले ही बॉडीज का मोमेंटम चेंज होगा ये कोलिजन इंटरेक्शन में, लेकिन जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा, या हम उसे बोलते हैं वो कंजर्व्ड रहेगा। तो अब हम इसी के ही रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास दो कैरेजेस है। और जो पहला कैरेज है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, जबकि दूसरा रेस्ट पर है। और उन दोनों के बीच में कोलिजन और कपलिंग होती है। कपलिंग मतलब कि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों भी 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट कैरेज का मास पता है, वो है 42,000 kg। इसका ये हमारा फर्स्ट कैरेज है, इसको इधर मैं 1 लिख देता हूँ। और हमें सेकंड का मास निकालना है, हमें इसका मास निकालना है। तो अब हम ये कैसे करेंगे, हम हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पी आई वेक्टर इज इक्वल टू पी एफ वेक्टर, मतलब कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना था, क्योंकि जो हमारा सेकंड कैरेज है वो रेस्ट पर है तो उसका मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो जो इनिशियल मोमेंटम है हमारा वो फर्स्ट कैरेज के मोमेंटम को इक्वल होगा, तो हो जाएगा m1 v1 वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हमारा कितना होगा,
जो फर्स्ट कैरेज है वो भी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और जो हमारा सेकंड कैरेज है वो भी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो हम उसे लिख देंगे, इसको हम यू लिख लेते हैं, तो हो जाएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। तो अब हमें ये वैल्यूज पता है, तो हम इधर वैल्यूज पुट कर देंगे। प्लस m2 इंटू 6, और आपको इस इक्वेशन में बस एक अननोन है और आपको बाकी सारे पता है, नोन है, तो आप m2 निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस देख लेते हैं, जो है रियल फोर्सेस और स्यूडो फोर्सेस। तो रियल फोर्स क्या होता है? रियल फोर्स वो फोर्स होते हैं जो दो बॉडी के इंटरैक्शन से बनते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन बॉडीज। और इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपके और अर्थ के बीच में, न्यूक्लियर फोर्स होता है एटम्स में, एटम्स मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में, और फ्रिक्शनल फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो ये सब रियल फोर्सेस है क्योंकि ये इंटरैक्शन से बनते हैं, जबकि सूडो फोर्सेस में ये नहीं होता, वो बिना किसी इंटरैक्शन से बनते हैं। तो इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर आप किसी बस पर ट्रैवल कर रहे हो और अगर वो बस अचानक से रुक जाए, तो आपको एक फॉरवर्ड पुश महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने पीछे से धक्का दे दिया है, किसी ने आप पर फोर्स लगाया है, लेकिन वो एक एक्चुअल फोर्स नहीं होता, वो आपकी बॉडी का ही इनर्शिया होता है जो कंटिन्यूअसली मूव करना चाहता है। तो ये होते हैं सूडो फोर्सेस। तो अब हम आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे, जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि समझिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी अभी की स्पीड क्या है, आपकी करंट स्पीड क्या है। तो आप बोलोगे कि मेरी स्पीड है 0 मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। तो सही है ये, लेकिन समझिए आपका एक फ्रेंड है जो मून पर है और मून से आपको देखता है, तो वो बोलेगा कि नहीं, आप जो है वो अर्थ के साथ 1000 mph की स्पीड से रोटेट कर रहे हो। वो मून के रिस्पेक्ट से बोलता है। और समझिए आपका दूसरा फ्रेंड है जो सन पर जाता है कैसे तो भी, और उधर से आपको ऑब्जर्व करता है और वो बोलता है नहीं, आप 6700 mph की स्पीड के साथ सन का चक्कर लगा रहे हो। तो क्या आपके फ्रेंड्स रॉन्ग है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि तीनों भी केसेस में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो डिफरेंट है। जैसे कि आपके केस में आप अर्थ के रिस्पेक्ट से अपना मोशन बता रहे थे, आपके फ्रेंड्स मून और सन के रिस्पेक्ट से आपका मोशन बता रहे हैं। तो ये आपका हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप है, जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा वो इनर्शिया के रूल्स फॉलो करेगा, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं करेगा। तो इनर्शियल का एग्जांपल है कि अगर एक ग्राउंड है, उस पर एक बॉल रखी हुई है और वो बॉल रेस्ट पर है, तो जब तक आप इस पर फोर्स नहीं लगाओगे बॉल रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर आप फोर्स लगाओगे भी और वो यूनिफॉर्म मोशन रीच कर लेगा तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। तो जब तक आप इस ऑब्जेक्ट पर रियल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, मतलब ये इनर्शिया के रूल्स फॉलो कर रहा है। तो इस केस में जो हमारा ग्राउंड है वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
और नॉन इनर्शियल का ले सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है ट्रेन के अंदर समझिए, और ट्रेन रेस्ट पर है, तो जब तक ट्रेन रेस्ट पर है वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बट जैसे ही ट्रेन एक्सेलरेट होना शुरू होगा, मतलब शुरू होगा उसका वेलोसिटी चेंज होना, वैसे ही आप जैसा देखेंगे कि जो बॉल थी जो रेस्ट पर थी वो अपने आप ही पीछे की तरफ मूव होने शुरू होगी बिना कोई रियल फोर्स लगाए। तो इधर इनर्शिया का रूल नहीं फॉलो करेगा बॉल। तो ये हो गया हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल। तो इसको हम बोल सकते हैं एक्सेलरेटिंग ट्रेन। तो यही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।